नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम NCERT सीरीज़ आज भाग 4 पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। आप इसे ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए। और यदि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर LT लेक्चरर, TGT, PGT, SI ग्रुप सी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदी सभी एग्ज़ाम्स में कंपलसरी है और उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो हमारी NCERT की बुक्स से बनते हैं। तो जो कि हम हमेशा इग्नोर ही करते रहते हैं। हम 50 किताबें टटोलते रहते हैं कि कहाँ से हमें कंटेंट मिलेगा, कहाँ से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यदि आप NCERT की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपका जो निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से नोट्स बनाइए और कॉपी पेन लीजिए, मेरे साथ पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम एक महत्वपूर्ण क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से लगभग हर परीक्षाओं में और हर बार प्रश्न बनते हैं। तो क्लास 9th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि 9 से 12 की जो किताबें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो हम उन्हीं से शुरू कर रहे हैं। तो आज चौथा भाग हमारा है। तो देखिए, हरिशंकर परसाई जो कि एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में हुआ था। बहुत ज़्यादा इनकी जन्मतिथि तो हमेशा नहीं भी पूछी जाती है, लेकिन आगे जो मैं बताऊंगी वो जो भी मैं अंडरलाइन करते जाऊंगी, हाईलाइटेड जो मैं बताऊंगी वो आप ज़रूर नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। दोस्तों, यदि मेरी बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज करके या स्लो में चला करके आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी स्पीड को जो है वो थोड़ा मैं ज़्यादा ही रखती हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ज़रूर इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि देखो ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि वसुधा नामक पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई है, किसने निकाली। तो हरिशंकर परसाई जी द्वारा वसुधा पत्रिका निकाली गई और कहाँ से, जबलपुर से निकाली गई थी। ठीक, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। 1995 में उनका निधन हो गया था। ठीक, तो वसुधा पत्रिका यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। आगे अगला है, हिंदी में व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग्य का मतलब तो आप समझते होंगे ना, जो लोग हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं उन्हें तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं हैं मैं उन्हें समझा देती हूँ कि व्यंग्य का मतलब होता है किसी पर टोंट मारना या किसी की जो बुराई होती है ना, एक तरफ से हम कहेंगे, बुराई भी नहीं कहेंगे, मतलब उसको एक विशेष भाषा में लिखना या विशेष शैली में लिखना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं व्यंग्य मारना। तो फिर है जैसे हम कहते हैं ना, लोकल भाषा में हम कहते हैं कि खिल्ली उड़ाना, ऐसा कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। मतलब एक साहित्यकार जब अपनी भाषा में किसी व्यक्ति की कमियों को उजागर करता है या उसके बारे में लिखता है तो उसे हम व्यंग्य कहेंगे। ठीक, परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, मतलब अब उनकी कृतियों को हम देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं। तो इनकी रचनाएं लगभग हमें ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानियाँ हैं। लेकिन कहानी भी, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो कहानी है, उपन्यास है, निबंध हैं, उन सब में हमें व्यंग्य दिखता है। ठीक है, तो जैसे कहानी है तो व्यंग्यात्मक कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों, इसको आप ऐसे जहन में होता है, पहले तो जितने भी ये हाईलाइटेड हैं इनको सबको आप बिल्कुल घोंट के पी लीजिए, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और तट की खोज उपन्यास तो बहुत बार पूछा गया है, आगे मैं बताऊंगी भी कि आप इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सदाचार का ताबीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है। शिकायत मुझे भी है
और अंत में निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं, ठीक है। और जो ऊपर हमने देखा, बेईमानी की प्रत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, ये निबंध है इनके, ठीक है। लेकिन निबंध कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लो पगडंडियों का ज़माना, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि पगडंडियों का ज़माना किस विधा की रचना है, ठीक। तो आपसे आपके पास मान लो ऑप्शन दिया है, व्यंग्य है या व्यंग्यात्मक निबंध है, इस तरह से दे देगा, उपन्यास है, क्या है। तो निबंध तो है, लेकिन कैसा है, व्यंग्यात्मक। मैंने कहा ना, ये क्योंकि एक व्यंग्यकार है, मतलब हर चीज़ में इनकी जो होती है ना, वो उस पर कटाक्ष करते हैं। यानी कि कोई बुराई है, चाहे समाज की है, किसी व्यक्ति की है, जिस भी बारे में ये लिख रहे हैं, तो उसकी बुराइयों को अपनी भाषा में उजागर करना, तो वो व्यंग्य है। तो उपन्यास भी लिखेंगे तो किसी के बारे में जैसे होगा तो उसकी बुराइयों को उजागर करेंगे ना, कि व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखेंगे। निबंध भी हैं तो कैसे हैं, व्यंग्यात्मक निबंध हैं, ठीक। तो आपको ऑप्शन क्या चुनना है, आपको केवल निबंध नहीं करना है, ना ही केवल व्यंग्य करना है। अगर ऑप्शन में निबंध भी है, व्यंग्य भी है, या सी में दे रखा है कि व्यंग्यात्मक निबंध या उपयुक्त में कोई नहीं, तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, आपको हमेशा लेना है व्यंग्यात्मक निबंध, क्योंकि निबंधों में क्या है, व्यंग्य छुपा हुआ है, ठीक। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। चलिए आगे हम थोड़ा सा सामान्य जानकारी इनके बारे में और ले लेते हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मतलब एकदम खुले उसमें वो व्यंग्य करते थे, ठीक है, बिल्कुल निडर होकर के। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। देखो, आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हरिशंकर परसाई हैं उनके निबंधों की क्या विषय रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा हल्का ध्यान रखना है कि उन्होंने किन किन चीज़ों पर व्यंग्य किए हैं, या किन किन चीज़ों पे उनके निबंधों में हमें व्यंग्य देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर हम जो 9th की कक्षा है, उसमें उनका एक बहुत ही फेमस व्यंग्य है, प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि प्रेमचंद के फटे जूते किसने लिखा, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन में रहता है प्रेमचंद, एक में लिखा रहेगा हरिशंकर प्रसाद। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते, इसका मतलब प्रेमचंद ने लिखा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रेमचंद के ऊपर व्यंग्य किया है, ठीक है, उनकी वेशभूषा के ऊपर व्यंग्य किया है। तो इस निबंध में, इस व्यंग्य में हमें प्रेमचंद के बारे में पढ़ने को मिलता है कि प्रेमचंद की वेशभूषा थी, उस पर उन्होंने क्या किया, व्यंग्य किया है, ठीक है। शीर्षक निबंध में प्रसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। क्योंकि देखो, आजकल मतलब जो ये प्रेमचंद के फटे जूते हैं ना, इसमें यहाँ पर एक लाइन में इन्होंने बताया है कि उसके अंदर क्या है। एक तो प्रेमचंद क्या है, बहुत सादे इंसान थे, मतलब उन्हें दिखावा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जबकि आज की डेट में हम क्या करते हैं, मतलब हम सभी लोग क्या हैं, दिखावे की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। अंदर से हम कैसे हैं वो हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम बाहर से अपनी मतलब वेशभूषा ऐसे बना देते हैं कि हम बिल्कुल अलग ही लगने लग जाते हैं ना। तो दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो आज के इंसान में ज़्यादा है। जबकि प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्तित्व था कि बिल्कुल भी उनके अंदर दिखावा नहीं था, चाहे वो कितनी भी बड़ी सभा में इतने फेमस वो लेखक थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने को मतलब प्रदर्शन नहीं किया, अपने दिखावा नहीं किया उन्होंने किसी भी तरह का। जैसा सादा उनका रहन सहन था, वैसा ही वो लेकर के समाज में चलते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक तरफ तो समाज है, दूसरी तरफ प्रेमचंद हैं, तो इन दोनों को उन्होंने कोरिलेट करके यहाँ पे बताया इस व्यंग्य में, ठीक। तो ये था इनका निबंध। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रश्न है यहाँ पे, जो कि जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में नेट के सिलेबस में एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कभार हमें बहुत बेसिक से चीज़ें भी वहाँ पे पूछ ली जाती हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसा प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था। देखो,
दिसंबर 2018 नेट के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया था, हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह। अब नेट के एग्ज़ाम में वैसे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न नहीं बनते, मतलब इस तरह के प्रश्न बनेंगे कि 3-4 ऑप्शन आपको इस तरह से, जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है वैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उनके इस दृष्टिकोण से हमें उनके सारे निबंध, सारे व्यंग्य याद करने कंपलसरी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा गया है हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह हैं, यानी कि हमें यहाँ से ऑप्शन में बताना है कि कौन कौन से हैं। तो आओ बैठ लें कुछ देर, सदाचार का ताबीज, जो कि हम अभी जस्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, तुलसीदास चंदन घिसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका निबंध, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन निबंध है उनका ये एक, सदाचार का ताबीज और आवारा भीड़ के खतरे। तो इसका मतलब अ, हाँ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहला वाला नहीं है इसमें, आओ बैठ लें कुछ देर, ये नहीं है। सदाचार का ताबीज़, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, तो ये तीनों ही इनके क्या हैं, व्यंग्यात्मक निबंध हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें नोट, ऐसा नहीं कि हम किसी एक रचना को याद रख लें और हमें ये कहें कि ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाएगी, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और कहीं से भी कोई भी प्रश्न हमसे पूछ लिया जा सकता है। तो जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट लेखकों के बारे में बताती हूँ ना, और जो भी मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, तो वो चीज़ आप ज़रूर नोट डाउन करिए, ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।